नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप इस शेयर के रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हो तो आपका पैसा यहाँ डूब सकता है। तो इस शेयर के रेड फ्लैग को आप बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर न करें। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्स मेको रेलवे रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के बारे में। हम यहाँ पे इसके रेड फ्लैग को देखेंगे जिससे कि आपको इग्नोर न करके उस चीज को अपने माइंड में रखना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि क्या आपको इस शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है। सबसे पहले हम इसके मार्केट कैपिटल को देखते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 4510 करोड़ का। अब कंपनी का डेट जो है वो है 823 करोड़ का है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ शेयर का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, तो हम देखें तो कंपनी यहाँ पर एक शेयर के पीछे यहाँ पे 4 रुपया 11 पैसा कमा रही है, लेकिन यहाँ मार्केट इसको रिवॉर्ड कितने कर रही है वो देखिए आप। यहाँ पे 27 पे स्टॉक का पी चल रहा है, यानी यहाँ पे लोगों को लगता है ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाएगा, ये और अच्छा कर सकता है, ऐसा यहाँ पे मार्केट का मानना है। यहाँ पे ऐसा मार्केट को लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है। अब हम नीचे आएंगे तो हम इसके फाइनेंशियल को देखेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, तो सबसे पहले हम नंबर्स को जाके देखेंगे। क्या नंबर्स, क्या जो क्वांटिटेटिव एनालाइज हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्या इसके चार्ट से यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, जो मार्केट है, क्या उनके सोच से मैच कर भी रहा है या नहीं। चलिए हम थोड़ा नीचे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर अपनी नजर डालते हैं। ये रहा आपके सामने कंपनी की सेल्स। कंपनी हर साल कितनी सेल्स कर रही है वो आपकी आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी धीरे 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 हो रही है। यानी अगर आप देखें 2014 से लेके 2025 तक कंपनी ने कुछ अच्छा किया नहीं है, यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। अगर आप देखेंगे मार्च 2014 में ये सिर्फ 446 करोड़ यहाँ पे जनरेट करते थे रेवेन्यू, और अब यहाँ पे 4234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यानी कंपनी ने कुछ यहाँ पे ज्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसके EBITDA मार्जिन के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं ये काफी एकदम सा रुक सा गया है। आप देखिए ये एक रेंज में है, ये 5 से लेकर 9 के रेंज में है। कभी 5% है, कभी 9, कभी 7, कभी 6, कभी 8। ये यहाँ से बढ़ नहीं पा रहा है, ये एकदम स्टक हो गया है, एक सीमा रेखा में रह गया है। मतलब ये यहाँ से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी ग्रोथ कब करेगी? जब कंपनी कैपेक्स करेगी। जब कंपनी कैपेक्स करेगी तो उस कैपेक्स से कंपनी और रेवेन्यू जनरेट करेगी, तब कंपनी का ग्रोथ होगा। अगर कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है, वो यहाँ पे और रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, तो कैसे कंपनी के आप सोचिए मार्जिन्स बढ़ेंगे, कैसे उनके नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे। ये यहाँ पे थोड़े सोचने वाली बात आ जाती है। अगर देखें कंपनी का अदर इनकम कंटिन्यू बढ़ रहा है, अदर इनकम यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है, वो कंटिन्यू अपने अदर इनकम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अदर इनकम से ज्यादा आपका रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका पूरा बिजनेस जो है वो इसी पे तो टिका हुआ है, यही तो उनका मेन सेगमेंट है। यहाँ से रेवेन्यू आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम नीचे देखें, आप देख सकते हैं यहाँ कंपनी डिविडेंड देती है। अगर आप देखें तो कंपनी ऐसी तो है नहीं कि मिच्योर हो चुकी है, ये कंपनी तो बिल्कुल मिच्योरिटी स्टेज पे नहीं दिख रही है। यानी कंपनी इस समय ग्रोथ स्टेज में है। जब कंपनी ग्रोथ स्टेज में होती है तो उसका डिविडेंड देना इतना नहीं बनता है, क्योंकि उसको अपने जो पैसे होते हैं, जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं, उनको री इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कंपनी और ग्रोथ करे। अगर आप देखेंगे ना आज के टाइम पे जो कंपनी मिच्योर हो चुकी है और जो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अगर आप जाके देखेंगे तब वो कंपनी डिविडेंड देना स्टार्ट किया। पिछले साल आप उसके पिछला अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, यानी कि हिस्ट्री देखेंगे, तो आप देखेंगे कंपनी डिविडेंड नहीं देती थी, वो री इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि उनको पता हमारे इन्वेस्टर के पैसे डिविडेंड से नहीं बनेंगे। जो यहाँ पे वो री इन्वेस्ट करेंगे उससे ही कंपनी की ग्रोथ होगी और इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की भी ग्रोथ होगी यहाँ से। तो जब कंपनी मिच्योर फेज में आती है तभी डिविडेंड दे तो अच्छा लगता है। अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है, डिविडेंड देने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब कंपनी ऐसे सिचुएशन में फंस जाती है ना कि उसकी यहाँ पे ग्रोथ ना हो रही हो, उसका जो यहाँ पे रेवेन्यू जो रुक गया हो, आप देख रहे हो ना किस तरह से ऐसा लग रहा है ना मुसीबत में फंसी कंपनी, ना ऊपर जा पा रही ना नीचे।
ये ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू भी नहीं जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स वो कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो डिविडेंड ही देख के तो अट्रैक्ट होते हैं। रिटेलर्स जहां जिसने डिविडेंड दिया, रिटेलर्स तुरंत खरीदने पहुंच जाते हैं उस शेयर्स को। तो हम नीचे आते हैं, नीचे कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे अब इनकी बोरोइंग्स को देख सकते हैं। कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे बोरो कर रही है, और यहाँ पे कंपनी के जो फिक्स एसेट है, आपको कुछ ज्यादा बड़ी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी इस शेयर में इस समय। और कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर मार्च 2025 में 1146 करोड़ का है। यानी इस रेवेन्यू का जो इन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है 4234 करोड़ का, इसमें से अभी इतना आना बाकी है। ये अप्रोक्स रेवेन्यू का 27% होगा, मतलब इतना उनके गले में पैसा आया ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज पे और आपको नजर डालनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इनका रेशियोज है। यानी कंपनी जहां से माल उठा रही है वहां पे तो इनको जल्दी पैसा देना पड़ा, लेकिन ये जहां माल बेच रही है वहां से इनको लेट पैसा आ रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, इनका जो पैसा है वो फंस जा रहा है वर्किंग कैपिटल में। यानी देने को तो जहां से ये माल उठा रहे हैं वहां तो इनको जल्दी देना पड़ा, लेकिन जहां इतनी माल को बेच रहे हैं वहां से इनको लेट पैसा आ रहा है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, इनको और कैश की जरूरत पड़ रही है, और इस चक्कर में इनके कैश यहाँ पे फंस जा रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अभी तक सुधरी नहीं है। मार्च 2014 से आप देख रहे हैं ये चीजें बनी आ रही है, ऐसा हो ही नहीं पा रहा कि इनको जल्दी पैसे मिले और ये इनको लेट देना हो। तो ये चीज यहाँ पे कंपनी को ध्यान देना होगा, यहाँ पे इनको काम करना होगा। अगर आप और देखना चाहते हो तो इनकी जो पीएस कंपनी, वहां जाके आप रेशियोज को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि और इसकी जो पीयर कंपनीज है उनको कितना जल्दी मिल रहा है और इनको कितना लेट मिल रहा है। ऐसे आप इन चीजों को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप देखेंगे जून 2023 में जो प्रमोटर्स थी उनकी होल्डिंग कितनी थी, 58.70% की थी, जो कि मार्च 2026 में घट के 48.34% की हो चुकी है। इन्होंने मोटा माटी यहाँ पे 10%, अप्रोक्स 10% की यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है। और उसको खरीद कौन रहा है आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पब्लिक के पास अच्छी खासी मार्जिन में पड़ा है। होल्डिंग उन्होंने 38.63% की रखी है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टॉक हाई फ्लोट स्टॉक बनता जा रहा है। 3,76,192 यहाँ पे शेयर होल्डर बैठे हैं इस शेयर में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज के पास ज्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं है। एफआईज के पास सिर्फ 7.22% की होल्डिंग है, और डीआईज के पास यहाँ पे 5.79% की होल्डिंग है। अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो आपको ऐसा समझ आएगा कि डीआईज धीरे 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 अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है, और एफआईज भी उसी चीज में लगा हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा है जब कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी तो वो ग्रोथ कैसे करेगी। ग्रोथ करने के लिए भी यहाँ पे मैनेजमेंट को कुछ काम करना होगा, जिससे कि ये कंपनी में ग्रोथ हो, फिर जाके यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पैसों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब थोड़ा हम इसके चार्ट पे नजर डालते हैं। अगर आप इसके चार्ट को यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन मैक्स, ओके, ये इसका जो चार्ट पे हम लोग जाते हैं, पहले इसके चार्ट पे नजर डालेंगे चार्ट में क्या हो रहा है इस समय, क्योंकि जो चीज फंडामेंटल होती है वो चीज आपको चार्ट में जरूर देखने मिलती है। ये चार्ट आ गया, ये वीकली, इस समय हम लोग इसके वीकली टाइम फ्रेम पे है। आप देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ से गिरी हुई है। देखिए, अगर इसका हम लाइफ टाइम हाई देखें कंपनी का क्या है, कंपनी का लाइफ टाइम हाई है यहाँ पर 296, अप्रोक्स आप पकड़ ले 300 के आसपास कंपनी ने यहाँ पे हाई किया था, और आज इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 111 चल रहा है इस समय। ये आप सोचिए कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे शेयर को देखने पड़ी। अगर हम यहाँ पे देखें मोटा माटी तो यहाँ पे अप्रोक्स ये 73% गिर चुका है, स्टॉक अपने हाई से गिर चुका है। ये देखिए यहाँ पे इसकी क्या कंडीशन होगी। आपको लगता है ये ऊपर बढ़ पाएगा? जब ये रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा, कोई ग्रोथ नहीं, तो लोग क्यों खरीदेंगे ऐसे स्टॉक्स को। अगर हम देखें तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे सेलर्स रेडी रहेंगे सेल करने के लिए। देखिए कितनी सारे यहाँ पर हेडल्स है इसके लिए, यहाँ पे भी सेलर्स मिलेंगे, यहाँ भी सेलर्स मिलेंगे, यहाँ भी सेलर्स है, यहाँ भी है। मतलब प्राइस जैसी ऊपर जाएगी वैसे इसके नीचे आने का यहाँ पे इंतजाम बन गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग फंस गए हैं। सिर्फ बहुत सारे रिटेलर्स होंगे जो ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं, उनको लगता है ये स्टॉक
स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे बात किया कि यहाँ पे कंपनी सिर्फ कमा 4 रुपया रही, लेकिन यहाँ पे मार्केट उसको रिवॉर्ड कितना कर रहा है, उसका स्टॉक का P27 चला गया है। तो सोचिए कितने लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे काफी सारे रेसिस्टेंस है, आप देख रहे हैं। तो प्राइस यहाँ ऊपर आएगी अगर यहाँ पे कुछ कंपनी ने अच्छा मैनेजमेंट ने बोल दिया, या फिर उन्होंने जो बोला है वो एग्जीक्यूट हो गया। ऐसी सारी चीजें होने पे ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।